वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे व मिलने वाले भत्तों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 3, पुलिस कल्याण हेतु पूर्व में ही राजस्थान पुलिस कल्याण निधि, राजस्थान पुलिस हितकारी निधि, सामूहिक बीमा योजना और विशेष बीमा योजना का संचालित है। वर्तमान में पुलिस कल्याण हेतु कोई नवीन योजना प्रस्तावित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में आया कि 2018 में पुलिसकर्मियों का मेस भत्ता 2000 था, उसका बढ़ा करके 2200 रुपये किया। ये बढ़ोतरी बहुत कम है या नहीं? दो 2000 से कोई 5000 तो कर नहीं सकते। जो बढ़ोतरी होती है वो 10%, 15%, 10-15% की होती है। महंगाई के अनुसार जितनी महंगाई बढ़ी या दूसरे कार्मिकों के जितने बढ़े हैं वेतन भत्ते दूसरे कर्मचारियों के, उस प्रमाण में बहुत कम है। इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। बेहतर तो यह है कि महंगाई कम करने का के बारे में विचार करना चाहिए। अगला प्रश्न श्री महेंद्र बिश्नोई। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सराफ। प्रश्न संख्या 472। माननीय मंत्री जी, स्वायत्त शासन मंत्री जी, 472 कालीचंद सराफ। मुझे बड़ी पीड़ा है अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की विधानसभा में पहला मौका है। ट्रेजरी बेंच इतनी लापरवाह है, उत्तर देने के लिए मंत्री उपलब्ध नहीं है। नहीं, मंत्री तो उपलब्ध है, लीडर ऑफ अपोजिशन इतना होशियार होगा पता नहीं था। कहाँ उपलब्ध है? माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रश्न का, जयपुर शहर में वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा नगरीय सेवा के लिए 209 परमिट जारी किए गए हैं, जिनमें JCTCL द्वारा वर्तमान में 200 लो फ्लोर बसें संचालित हैं एवं निजी वाहन मालिकों के द्वारा 2040 मिनी बसों का संचालन किया जा रहा है। खंड 2, जी हाँ, यथासंभव मापदंडों के अनुसार बसों के संचालन की व्यवस्था की जा रही है और बसें खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया अधीन है। टेंडर प्रक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैंने 9 जुलाई 2019 को बसों की कमी के बारे में प्रश्न पूछा था, तो आपने जवाब दिया था कि बोर्ड की बैठक में 600 बसें चलाने का निर्णय ले लिया गया है। उसमें से 300 बसें डीजल की और 300 बसें इलेक्ट्रिक बसें होगी। तो उसका क्या हुआ? 4 साल हो गए और अभी भी आप वो 200 बसें चला रहे हो, तो इसका जरा जवाब दीजिए। मंत्री जी बैठे बैठे या मदन जी अपन कमेंट कर रहे हैं? देखिए, वो तो जो आपने बताया है कि साहब ये फैसला कर लिया गया था, ये कर लिया गया था, वो उसको उस फैसले को उस बोर्ड ने बदल दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने ये पूछा है कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10,000 की आबादी पर 6 बसें होनी चाहिए। प्रश्न यही था आपका? हाँ। कि 6 बसें होनी चाहिए। अब आता है उसके बाद में कि उक्त गणना से शहर की 50 लाख की आबादी को देखते हुए 3000 बसों का संचालन होना चाहिए, ये आपने पूछा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये कौन सी सेंसस है जिसने जयपुर के 50 लाख आदमी बता दिए? अरे मैं पूछ क्या रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? यही बात पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप बेटे प्लीज बैठे, पहले जवाब सुन लेंगे आप। मैं उसी पर आ रहा हूँ जहाँ तक सवाल इस बात का है कि साहब 10,000 के ऊपर 6 बसें चलाई जावें। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर शहर में वर्तमान में नगरीय सेवा में 209 परमिट लो फ्लोर बसों के चल रहे हैं। उनमें से 200 बसें 70 लो फ्लोर और 130 मिनी बसें ये JCTL के द्वारा संचालित हो रही हैं। मिनी बसों का संचालन निजी बस ऑपरेटरों मालिकों के द्वारा किया जाता है। परिवहन विभाग के द्वारा 2291 परमिट जारी हुए हैं, लेकिन चल रही हैं 2040। तो एक तो 2040 होगी
अब ये 3000 की जो आपने बताई कि 3000 की बसें 3000 बसें होनी चाहिए 50 लाख की आबादी में, तो पहला तो सवाल मेरा यही है कि 50 लाख की आबादी नहीं है जयपुर की, एक बात। दूसरी बात ये कि कुल अब जोड़ के देख लो आप कि 2040 तो वाहन चल रहे हैं आपके ये परिवहन विभाग की, ठीक है, 200 बसें वो चल रही हैं, तो ये हो गई 2240। अब जो दिए गए हैं, जो टेंडर हो रहे हैं जिनके, वो JCTL के द्वारा जयपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक में बसों के संचालन के लिए अनुबंध किया जा चुका है। 100 ये जुड़ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा में 23-24 में शहर में 300 बसें, 100 मिनी बसें और 200 बसें 12 मीटर लंबी वो मिलनी है। उसका टेंडर सर्विस मॉडल के आधार पर किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त ये तो बसें हो गई आपकी पूरी जो मानक के हिसाब से कह रहे हो आप। अब सवाल ये रहता है कि हमने मेट्रो चलाई, मेट्रो में आज भी 45,000 आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। अब दूसरा रूट और चालू करना चाहते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट और चालू करना चाहते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार की मदद कतई नहीं मिल रही हमें। ऐसी शर्तें उन्होंने लगा दी कि साहब MD हमारा होगा, चेयरमैन हमारा होगा और पैसा कुछ नहीं। तो ये सब बातें हैं, अगर उन शर्तों में आप रिलैक्सेशन करवा दो क्या समझ, तो फिर ये दूसरी मेट्रो में चल जाएगी, तो उससे भी कम से कम भी आपका 25-30 हज़ार आदमी और बढ़ जाएगा। तो पर जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, जहाँ तक सच बिल्कुल मानकों के अनुसार जो है ये सरकार चलना चाहती है। आपने सरकारी बसें बंद कर दी, कम से कम 20 रूट बंद हो गए। उसमें जो सरकारी बसों में छात्रों को ID कार्ड दिखा के 50% की जो छूट मिलती थी, महिलाओं को जो 30% की छूट मिलती थी, सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी वो बंद हो गई। अब केवल निजी बसों के आधार पर आपने उनकी मोनोपोली कर दी और ये सिटी बसें सरकारी बसें चला नहीं रहे। प्रश्न पूछना और मैंने जैसा कहा मानिए कि 4 साल पहले आपने कहा कि 600 बसें चलाएंगे और अभी भी 200 ही बसें चल रही है। आप बात प्रश्न नहीं पूछना है, प्रश्न पूछना ही नहीं। आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये बात बोल चुके हैं, बार बार बोलेंगे क्या? प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछ रहा हूं कि 2019 में आपने 600 बसें चलाने की घोषणा की थी सदन में, और अब आप कह रहे हैं कि वो 200 बसें चल रही है, तो 600 बसों का क्या हुआ? इन 3000 का आंकड़ा दे दिया मैंने आपको। आप बसें चलाने में इंटरेस्टेड हो या छूट लेने में इंटरेस्टेड हो? अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। ये क्या जवाब देते हैं? दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे हो। प्रश्न संख्या 473। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत देसली की वन भूमि पर अवैध जिप्सम खनन के संबंध में जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक वन विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/10/22 के अनुसार भूमि सुधार हेतु खातेदारों को 3 मीटर तक जिप्सम की परत हटाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम हेतु राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 के प्रावधान है, जिसकी प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक अवैध जिप्सम की निकासी की रोकथाम के लिए आपके विभाग द्वारा कब कब अभियान चलाया गया? मैंने ये पूछा था, इसका जवाब नहीं दिया गया है। और इसके साथ ही इन्होंने जो ग्राम पंचायतें देसली 22 RZD 10 DOL 2 KM डब्बर का मैंने इसके अंदर आपको पूछा था, इसमें सिर्फ देसली के 2 मुकदमे इन्होंने बताए हैं, तो क्या अन्य जगहों पे अवैध खनन नहीं हुआ है? इसका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है 4 पंचायतों का, एक पंचायत देसली में ही अवैध खनन हुआ है, बाकी जो 3 पंचायतें हैं उसमें अवैध खनन के कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए, इसलिए उन 3 पंचायतों के बारे में नहीं बताया गया। केवल एक के
बारे में हुआ है, और आपने विशेष अभियान चला करके की बात कही, तो विशेष अभियान चला करके इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अभियान चला करके तो कार्रवाई नहीं की गई। मैंने जो पूछा था डिटेल नहीं दी है। इसके अलावा ये कह रहे हैं अवैध खनन नहीं हुआ है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगी अवैध जिप्सम खनन रोकने के गए वनपाल को माफियाओं ने घेरा और कुचलने की कोशिश की। ये क्या है, जो शिकायत करते हैं या जो सूचना देते हैं उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीणों के डेली मेरे पास फ़ोन आते हैं और विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई वहाँ के जो सीआई वगैरह वो नहीं करते। हमें एसपी से बात करनी पड़ती है, कलेक्टर से बात करनी पड़ती है, फिर जाकर के कार्रवाई होती है। तो मुकदमे दर्ज होते ही नहीं है। अवैध खनन हो रहा है और हम सबको पता है कि वन भूमि में अवैध खनन एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसको स्थायी समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है। और एक मेरा ये सवाल है कि इन्होंने जो देसली के अंदर 2 मामले बताए हैं, उसके अंदर जो पेनल्टी इन्होंने बताई है ये है 1/10/22 और 5/11/22। 2 मामले दर्ज है, दोनों के अंदर एक में 2.5 लाख की पेनल्टी लगाई है और एक में 70,000 की। तो इतनी कम पेनल्टी के अंदर क्या अवैध जिप्सम खनन रोका जा सकता है? इस प्रकार से तो पेनल्टी भर के वो अवैध खनन करते रहेंगे। दूसरी बात, इतने कम समय में प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ अध्यक्ष जी। प्रश्न क्या, उसमें तो उत्तर को उत्तर बताया जा रहा है। प्रश्न क्या, स्पेसिफिक प्रश्न पूछे। प्रश्न यही है कि क्या इतनी कम पेनल्टी के अंदर अवैध जिप्सम खनन को रोका जा सकता है? बस काफी हो गया, उत्तर दे मन। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि विशेष अभियान नहीं चलाया गया है, और माननीय सदस्य का ये कहना है कि विशेष अभियान चला करके अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं आज ही निर्देश दे दूंगा कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए और इस अवैध खनन जो हो रहा है, जैसा आप बता रही हैं, इसको रोका जाए। और आपने कहा अवैध खनन के बारे में, आपने आज दिन तक न तो कभी मुझे इसके बारे में कोई शिकायत की। अगर आपकी कोई शिकायत मेरे पास आती, चाहे लिखित में चाहे मौखिक रूप से टेलीफोन से, तो मैं निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देश देता कि अवैध खनन हो रहा है, इसको रोका जाए। मेरे पास किसी की भी व्यक्ति की या किसी जनप्रतिनिधि की अवैध खनन के बारे में अनूपगढ़ की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके बारे में कोई अभियान नहीं चलाया जा सका। अध्यक्ष जी 1 मिनट, मैंने शिकायत की थी, मैंने विधानसभा के अंदर ही रखा था। फरवरी 2021 के अंदर आनंदगढ़ 1 NM जो हमारा वन विभाग का क्षेत्र है, वहाँ अवैध खनन हो रहा है और वहीं पे मर्डर और रेप हुआ था एक महिला के साथ। उसको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। चावली देवी मर्डर केस था, 2 साल हो गए, क्योंकि उसके अंदर जिप्सम माफियाओं का हाथ है। माननीय मंत्री जी, उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एक असेंबली में पूछा कि वहाँ अवैध खनन हुई जाए केस, वो कैसा केस आपको रिपोर्ट हुआ गया? नहीं, मैंने कहा अवैध खनन के बारे में आप मेरे को लिखित में दे दे, जांच करवा दूंगा। यहाँ से उस स्थिति की कमेटी बना के जांच करवा दूंगा। महाराज राठौर, यहाँ से माननीय सदस्य यहाँ से प्रधान कार्यालय से एक कमेटी बना करके जांच करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा कि आपने खंड 2 में ये कहा प्राप्त थी, फिर इसको दोबारा रोक दिया गया। माननीय मंत्री जी, आप जब 1/11/2022 को ये फैसला कर लिया गया, इसको भूमि का परिवर्तन कर दिया जाए, तो उसको एक्सप्लेट करके इस मामले को निपटावे, क्या सरकार की मंशा है? अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर जयपुर एवं अध्यक्ष रोपवे समिति की अध्यक्षता में दिनांक 1/11/2022 को आहूत की गई बैठक में सर्वसम्मति से रोपवे की प्रस्तावित भूमि का भाग, जो कि वन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है, का विधिवत प्रत्यावर्तन कराने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में यूजर्स एजेंसी द्वारा उक्त प्रकरण को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। अपलोड किए गए प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति यूजर्स एजेंसी द्वारा पूरी कराकर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5805 दिनांक 10/5/2023 के द्वारा प्रस्ताव नोडल अधिकारी FCA राजस्थान जयपुर को अग्रसित किया गया था, जिसमें और कमियां होने के कारण नोडल अधिकारी FCA राजस्थान जयपुर द्वारा 7 बिंदुओं के अपेक्ष लगाए गए थे। उक्त अपेक्षों की पूर्ति यूजर्स एजेंसी से करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6557 दिनांक 6/6/2023 द्वारा लिखा गया, जिसका प्रत्युत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण संचालन नहीं किया जा सकता। मैं रामलाल जी, मैं भारत सरकार जब तक इसको NOC नहीं देगी तब तक यह नहीं हो सकेगा। आप अपनी गुडविल का उपयोग लें। राजस्थान की सांसद पापा मंत्री हैं,
जब तक वहाँ कन्वर्ट करके नहीं आएंगे तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा, ऑब्जेक्शन होता रहेगा। इसलिए आप अपने स्तर पर प्रयास करके वहाँ से एनओसी लाए, जब तक इसके बिना स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकेगी। अगला प्रश्न। एक मिनट अध्यक्ष अरे मैं आपसे ज्यादा वेल वर्ष हूँ, अध्यक्ष महोदय, आई एम वेल वर्ष। मेरा तो एक बैठे, मैं बता रहा हूँ, जब भारत सरकार नहीं देगी तो राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठे हुए मिस्टर वर्मा, उनका काम ही यही है, वो भारत सरकार के ऑब्जेक्शन में मीट आउट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना है, राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरा मंदिर के नाम से उससे कोई मतलब नहीं है। आप बैठे, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि एक बार यदि फॉरेस्ट की जमीन एंटर हो गई है तो किसी भी कंडीशन में बदल नहीं सकती जब तक भारत सरकार से क्लियरेंस नहीं हो। प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस। प्रश्न संख्या 476। खंड 1 वर्ष 2022 में जिला कोटा के 963 गांवों में बाढ़ के कारण किसानों की फसल में खराबे का सर्वे करवाया गया। खंड 2 जी हां, खरीफ फसल सम्मत 2079 वर्ष 2022 में बाढ़ से फसल खराबा होने पर 71,392 किसानों को एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार राशि 50.74 करोड़ का कृषि आदान अनुदान भुगतान किया गया, जी नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि 963 गांवों में 71,392 किसान प्रभावित हुए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कारण रहे कि इतना बड़ा नुकसान और वृहद सर्वे के उपरांत भी जो प्रभावित किसान हैं उनको इतना अल्प अनुदान दिया गया, भुगतान में मिला। और दूसरा है कि इस बाढ़ आपदा में खलिहानों में पड़ी जो फसल थी, जो किसानों के ढह गए कच्चे पक्के मकान थे, क्या उनको भी सर्वे में आकलन उनका किया गया? अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2022 में बाढ़ से कोटा जिले में 33% या इससे अधिक खराबे वाले कुल 1,63.55 सारडी अनुसार काश्तकार प्रभावित हुए। इनमें से 71,392 किसानों को राशि 50.74 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 7D के अनुसार 91,663 किसानों को भुगतान किया जाना लंबित है। लंबित का कारण पात्र किसानों के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, काश्तकारों के जन आधार कार्ड बैंक विवरण में त्रुटि होना, खसरा परिवार के अन्य सदस्य के नाम खसरे में कई नाम होने के कारण भुगतान नहीं हुआ, काश्तकारों के पलायन एवं अन्यत्र निवास करने के कारण पात्र काश्तकारों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार एवं पटवारियों द्वारा भुगतान से शेष पात्र किसानों से दस्तावेज प्राप्त किए जाकर फार्म ऑनलाइन किए जा रहे हैं। DMIS पोर्टल पर आवेदन पत्र आज लंबित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 5,000 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ इस बाढ़ आपदा में, और जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, कृपया इसमें गंभीरता से लेते हुए उन गरीब किसानों की जो अनुदान राशि है वो तुरंत भुगतान कराएं। मात्र कागजों के आधार पर उनको रोका ना जाए और उनका वास्तविक सर्वे कराकर प्रैक्टिकली जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कोई शिकायत करेंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे। पहले हमने एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार भुगतान कर दिया और शेष किसानों के जो 91,363 बचे हैं उनकी स्थिति बता दी, उन पे ये आवेदन करवाएं, सबका भुगतान किया जाएगा। अगला प्रश्न श्रीमती मंजू देवी। प्रश्न संख्या 477। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र जायल में कृषि उपज मंडी समिति नागौर द्वारा विगत 3 वर्षों 2020, 21, 21-22 व 22-23 में 6 निर्माण कार्य पर राशि 242.39 लाख रुपए व्यय किया गई, जिनका विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 2 विभागीय आदेश दिनांक 31/12/2014 के अनुसार संपर्क सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य अनुमत नहीं है। परिपत्र की छायाप्रति परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निवेदन से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि जो आपने प्रश्न संख्या 1 पर जो आपने दिया है कि 3 सड़कें प्रगति पर है, उनकी समय सीमा क्या है और उन कार्यों को कब तक किया जाएगा वो बताएं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि इन सड़कों का रखरखाव का आपने जो अनुमति किया वो क्यों किया, इसका कारण स्पष्ट करें। फिर इन सड़कों का रखरखाव और मरम्मत कौन करेगा, यह भी स्पष्टीकरण दें। अध्यक्ष महोदय,
कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं किया जाता। वर्ष 2010 के अंदर ये निर्णय किया गया था कि जो भी मंडी द्वारा सड़क निर्मित है उनका रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा और उसके लिए प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए देना निश्चित हुआ था और वर्ष 2014-15 तक ये पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग को जमा करा दिया गया था। उसके बाद में किसी कारण से 2014 में इस पैसे का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आया था, तो उसके बाद में न तो इसमें कोई डिसीजन हुआ और नए सड़कों की मरम्मत की गई। अब हम अति शीघ्र ही दोनों विभागों की संयुक्त बैठक करके इसमें फैसला कर लेंगे। माननीय मंत्री महोदय, प्रगति वाली सड़कों का कार्य कब तक किया जाएगा वो बता दीजिए, समय सीमा आप। जो निर्माण पीरियड है उसमें उन सड़कों का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न श्री बिहारी लाल बिश्नोई। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप पूछ रहे हैं ठीक है, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, खंड 1 विभागीय पोर्टल के अनुसार दिनांक 21 फरवरी 2023 तक प्रदेश में कुल स्थानीय निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में वरीयता नहीं दी जा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा कहना ये है, क्या यह सही है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया आप करते हैं और जहां 2-2.5 साल के बाद में वो जिला खाली का खाली रह जाता है, जैसे अध्यापक हो, एएनएम हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, पटवारी हो, अन्य कर्मचारी हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि क्या इसके लिए कोई नियम करोगे? जब पूरा सिरोही जिला खाली हो जाता है और पिछड़ा जिला है, और जिस प्रकार से मेरा यही है कि क्या ये नियम लागू करोगे, क्या व्यवस्था करोगे अगर खाली होते हैं तो? अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2002 को एक आदेश दिया कैलाश चंद्र शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में। इन 2002 द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट टीचर्स इन राजस्थान in which the state selection board gave preference to applicants belonging to the district or the rural areas of the district concerned। उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियाँ नहीं हुई, स्टेट वाइज हुई। और जहाँ तक इनका सवाल है, रिजर्व कैटेगरी के लोग जो हैं 64% जिसमें आते हैं, वो विद इन राजस्थान के लोगों के अंदर ही उनका सिलेक्शन होता है। माननीय मंत्री जी, मैं सप्लीमेंट करूँगा। सरकार के जो नियम है उस नियम में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी पुलिस में रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, इसलिए इसको दोबारा रिव्यू करें कि जिस जगह पर ये भर्ती न होने के कारण खास तौर से ट्राइबल इलाके में पोस्टें खाली पड़ी, 3rd ग्रेड की पड़ी है, सबसे मेडिकल हेल्थ की पोस्ट पड़ी हुई है, क्या सरकार ये विचार करेगी कि हम जो पुराना सिस्टम था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट पर ये भर्ती होती थी, उस संबंध में दोबारा रिव्यू करिए? तो प्रेफरेंस का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का प्रेफरेंस देने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। बाकी पहले जो भर्ती होती थी राजस्थान में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती होती थी, उससे सब जगह टीचर और उपलब्ध होते थे। अब जब से हमने सिस्टम बदला है तब से ज़्यादातर जो आदिवासी इलाके के टीचर हैं वो शिफ्ट होकर आ जाते हैं जनरल में, और वहाँ पूरी की पूरी जगह खाली रहती है। क्या सरकार दोबारा इस स्थिति को देखते समय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के लाइट में, जो प्रेफरेंस का जजमेंट है, जजमेंट ने कहीं डिबार नहीं किया, आज भी राजस्थान में पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होती है, इसलिए क्या इस पर रिव्यू करेगी? ऐसा है, पुलिस की भर्ती में अन्य ज़िलों के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और वो 4-5 स्थान पर होती है। लेकिन आपने जो बिंदु उठाए हैं उन बिंदु के बारे में मैं डीओपी से डिस्कस करूँगा। वैसे संविधान का अनुच्छेद 16(2) जो है वो इस बात को लिए रोकता है। 16(3) में ये ज़रूर प्रावधान है कि पार्लियामेंट चाहे तो इनको हटा सकती है। 16(6) का इंटरप्रिटेशन जब हम आउट ऑफ स्टेट के संबंध में करते हैं उस समय कि राजस्थान का आदमी मध्य प्रदेश का यहाँ आ सकता है नहीं सकता, उस संबंध में संविधान का 16(6) है। विद इन दी स्टेट आज भी पुलिस की भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, तो ये जजमेंट होता तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भर्ती वहाँ भी रुकनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद जो जो स्थिति बनी हुई उसके संबंध में सरकार कुछ न कुछ, मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट जस्ट गिव फिगर। नॉन ट्राइबल इलाके में, नॉन टीएसपी इलाके में 1 करोड़ आदिवासी हैं, भील 1 करोड़, जो नाथद्वारा, कुंभलगढ़, मावली, सिरोही, बाड़मेर में जो है वो बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं उनका फिगर दे रहा हूँ मैं। 77,000 की भर्ती हुई है
उनमें बिल जो है, जो नॉन टीएसपी के बिल हैं, उनकी संख्या 200 भी नहीं है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है जिसमें टीएसपी में आपने क्लोज कैटर कर दी, उनका तो कंपटीशन उसी में हो रहा है। और वही आदिवासी जो महाराणा प्रताप की जब लड़ाई लड़ा, वो आदिवासी नॉन टीएसपी में नहीं है, नॉन टीएसपी के अंदर आ गया, उसका कंपटीशन दूसरों से हो रहा है और उसके कारण ये डिस्क्रिपेंसी बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को इस बारे में निश्चित तौर पर कोई निर्णय करना चाहिए। एक तरफ पोस्टें खाली है, दूसरी तरफ हम स्टेट के रिक्रूटमेंट के कारण उन लोगों को एडवांटेज नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में निश्चित तौर पर निर्णय करना चाहिए। ये जजमेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का रिक्रूटमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए यदि पुलिस का रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो बाकी सर्विसेज के संबंध में भी निर्णय किया जाना चाहिए। कांस्टेबल की भर्ती हेतु आवेदक को अपने आवेदन पत्र में संबंधित भर्ती यूनिट जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी सम्मिलित है का विकल्प चयनित किया जाना होता है, परंतु उसमें भी स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। संबंधित भर्ती यूनिट का विकल्प लेकर उस भर्ती में किसी भी जिले का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है एवं वरीयता में आने पर उसका भी चयन उस यूनिट में हो सकता है। मंत्री जी, फिर भी आपने जो सुझाव दिए हैं मैं उसको रिव्यू करवाऊंगा। कानून कौन बनाता है? ये विधानसभा कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के संबंध में यदि हम चर्चा नहीं करेंगे। अंकित नहीं हो मिस्टर सैमेड़ा, आई एम लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू, डोंट गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सेट अ रॉन्ग एग्जांपल। आखिरी सदन चल रहा है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह का परंपरा बने। फिर आपको कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे, नीचे बैठे, आप नीचे बैठे, आइए नीचे बैठे, आप नीचे बैठे। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या आपकी? नीचे बैठे आप, नीचे बैठे, मैं नीचे बैठे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं एक बार पहले भी कर चुके हैं आप, एक बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं बाहर निकालने का, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता मैं। पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन नहीं किया गया जाकर राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 11 के अनुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति को ही नियमानुसार भूमि आवंटन किया गया है। उत्तर आ गया माननीय आ गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न श्री अमर सिंह। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जी हाँ, वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा पैरा संख्या 105 वन अंतर्गत बंद बाराटा क्षेत्र में साहसिक पर्यटन गतिविधियों के विकास एवं पर्यटकों हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राशि रुपये 200 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 11/10/2022 को जारी की गई, जिसके क्रम में कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 1/3/2023 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। उक्त कार्यादेश के अंतर्गत कैफेटेरिया, वाच टावर, गेस्ट हाउस, रूम, आरसीसी, बेंच तथा टॉयलेट ब्लॉक आदि कार्य कराए जाएंगे। 2. प्रश्न के बिंदु संख्या 1 में वर्णित विकास कार्य के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा पैरा संख्या 125.4 अंतर्गत बंद बाराठा में वाटर बेस्ड पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इको एडवेंचर टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, बंद बाराठा में पर्यटन बढ़ावा देने के लिए दिनांक 11/10/2022 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के 5 महीने बाद कार्यादेश जारी होने तथा कार्यादेश जारी होने के बाद भी आज दिनांक तक कार्य प्रारंभ नहीं होने के क्या कारण रहे? दूसरा पॉइंट, बंद बाराठा में वाटर वेस्ट गतिविधियों को कब तक प्रारंभ करने की योजना है? अध्यक्ष महोदय, ये जो बंद बाराठा डैम है ये जल संसाधन विभाग के अंडर में आता है। प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को पर्यटन विकास कोष से राशि 50 लाख कार्य क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1/3/2003 को कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है। कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा रहा है। इस संबंध में किए गए पत्राचार की प्रतियां सुलभ आपको करवा दी जाएंगी। वहाँ से जैसे एनओसी प्राप्त होगी काम चालू कर दिया जाएगा। आप भी इसमें सहयोग करें थोड़ा सा एनओसी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये 1/3/2023 को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। मैं
आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कब तक ये प्रारंभ होने की कोई निश्चित डेट तय कब तक हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही जल संसाधन विभाग से अनुमति प्राप्त हो जाएगी, कार्य चालू कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न 487 स्थगित किया गया। 488 छगन सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 488। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर। माननीय मंत्री जी प्रश्न पूछ रहे, उत्तर पढ़ा गया, प्रश्न पूछ रहे हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि और विधानसभा जो सुमेरपुर कृषि मंडी से जुड़ा हुआ है, जिसकी 12 ग्राम पंचायत है, 34 गांव है, लेकिन आज दिन तक एक भी सड़क जो मिसिंग लिंक है उस 12 ग्राम पंचायत के लिए नहीं जोड़ा है। तो एक मात्र रशियावास खुद से बिठिया तक सड़क है, उसको मंत्री जी क्या इसके लिए सैंक्शन देने का विचार रखते हैं? और आपको बता दें, विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई अब समाप्त हो गई है। आज भी सभी सवालों के जवाब मिले, सभी 22 सवाल शामिल हुए इस कार्य सूची में। आपको बता दें, विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई समाप्त हुई है। आज भी सभी सवालों के जवाब दिए गए, सभी सवालों के जवाब मिले। 22 सवाल थे जिनके जवाब मिले, सभी 22 सवाल शामिल हुए थे कार्य सूची में जिनके जवाब दिए गए। आपको बता दें, अब प्रश्नकाल की जो कार्यवाही है वो समाप्त हो चुकी है। 22 सवाल डाले गए थे प्रश्नकाल की सूची में जिनके जवाब दिए गए। आज भी सभी सवालों के जवाब मिले। आपको बता दें, प्रश्नकाल की कार्रवाई जो है अब समाप्त हो चुकी है। 22 सवाल शामिल किए गए थे कार्य सूची में, जो अब जिनके जवाब दे दिए गए हैं, जिनके जवाब मिल गए हैं। प्रश्नकाल के बाद अब विधानसभा में शुरू होगी शुरू हुई है शून्यकाल की कार्यवाही। प्रश्नकाल के सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। 22 सवाल थे जिनके सवाल लिए गए हैं। स्थगन प्रस्ताव विधानसभा में अब प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और अब अगली कार्यवाही शुरू हो रही है और आज भी सभी सवालों के जवाब मिले हैं। आपको बता दें, 22 सवाल शामिल हुए थे कार्य सूची में। प्रश्नकाल के बाद अब विधानसभा में शुरू हुई शून्यकाल की कार्यवाही और स्थगन प्रस्ताव पर विधायक अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं। प्रश्नकाल की कार्यवाही के समाप्त होने के बाद अब शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जिसमें विधायक स्थगन प्रस्ताव के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं। बाईस सवाल शामिल किए गए थे कार्यसूची में, जिन सबके जवाब आज भी मिले हैं। आपको बता दें, प्रश्नकाल के बाद विधानसभा में शुरू हुई है शून्यकाल की कार्यवाही और स्थगन प्रस्ताव पर विधायक बोल रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव के ऊपर विधायक अपनी बात रख रहे हैं और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, क्या है ताज़ा जानकारी, क्या है ताज़ा अपडेट? विधानसभा में 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ और प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र और अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल रखे, जिसमें जवाब विधायकों के मंत्रियों ने दिए। दौरान सुरक्षा की दृष्टि में भी कई बार जो विधायकों को रोकने का प्रयास किया और जिसमें से बात की गई विधान प्रश्नकाल के दौरान जो मंत्री रखे गए जिस शहर में जो नौकरियों को लेकर सामने, इसके अलावा जयपुर में स्कूलों से जमीन आवंटन करने का जो मामला है, उसमें पैसा भवन निर्माण को लेकर मामले सामने है, उनके लेकर सवाल रखे गए। इसके अलावा बात करें तो जो